हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता है कि केवीएस एनवीएस की कंबाइंड वैकेंसी इस बार आई हुई है और इस बार 3 अलग अलग स्टेजेस पर यहाँ पर आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, जिसमें से जो टीयर 1 एग्जाम है इसका डेट भी ऑलरेडी आ चुका है और आप सभी लोग प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। यहाँ पर हम एक बार इसको पूरा समराइज कर देते हैं और ये जो मेन वीडियो है ये बेसिकली टीयर 2 एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, जिसमें मेन फोकस हमारा रहेगा पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड। हालांकि आपको ओवरऑल यहाँ पर हम पूरा समराइज कर देते हैं एक बार। जो आपका टीयर 1 एग्जाम रहेगा यहाँ पर ये क्वालिफाइंग एग्जाम है और ये जो एग्जाम है ये टोटल आपका 300 मार्क्स का है। 2 आवर्स 2 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और पहली बार ऐसा है कि आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। इससे पहले जो रिक्रूटमेंट ड्राइव आया था जिसमें मैंने अपेयर किया था, जिसमें मैं सिलेक्ट हुई थी, तो वहां पर निगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट नहीं था, बट यहाँ पर इन्होंने इस पैटर्न को इस बार चेंज कर रखा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आपका टीयर 1 एग्जाम है इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। आप इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ भी रहे होगे और तैयारी भी कर रहे होगे। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो ओवरऑल यहाँ पर आपका हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। अगर आप कोई भी आंसर गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1 मार्क जो है डिडक्ट हो जाएगा। वहां पर 1/3 निगेटिव मार्किंग है और ओएमआर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन पेपर रहेगा। आपको क्वेश्चन रहेगा और आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना रहेगा। अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें आपको पढ़ना है और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसा कि आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता भी है। जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड जिसमें आपका इंग्लिश का सेगमेंट रहेगा उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस, और अदर लैंग्वेज जो कि आप जो सिलेक्ट करेंगे, चाहे हिंदी हो या फिर कोई और लैंग्वेज हो, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो टीयर 1 एग्जाम इसका डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड है, आप लोग सब इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। इसमें ध्यान रखिएगा कि आप निगेटिव मार्किंग से थोड़ा सा बचिएगा। और इसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एक चीज और लिखी है, अगर आप किसी भी यहाँ पर ऑप्शन को, किसी भी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन लगा देते हो, 2 ऑप्शन अगर आप सर्किल कर देते हो तो उसको भी निगेटिव मार्किंग में काउंट किया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जैसे आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका एक ही आंसर ओएमआर पर मार्क करिएगा, नहीं तो अगर आप एक से ज्यादा ऑप्शंस को मार्क कर देंगे तो वो भी निगेटिव मार्किंग में काउंट हो जाएगा। तो टीयर 1 एग्जाम के लिए इतनी सारी चीजें हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। ये क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा। यहाँ पर जो केवीएस एनवीएस है वो ओवरऑल 10 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा। तो जितनी भी वैकेंसी है किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो पीजीटी बायोलॉजी के लिए हो या किसी और वैकेंसी के लिए हो, उससे 10 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर टीयर 2 एग्जाम के लिए अपेयर कराया जाएगा। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी टीयर 1 एग्जाम से रिलेटेड जो आपको मालूम है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टीयर 2 एग्जाम से रिलेटेड, और ये मेन वीडियो हमारा टीयर 2 एग्जाम से रिलेटेड ही है। जो आपका टीयर 2 एग्जाम रहेगा और जो आपका इंटरव्यू रहेगा, यहाँ पर इसका वेटेज आपका बनना है। जो आपका टीयर 1 एग्जाम है इसके मार्क्स कहीं पर भी एड ऑन नहीं होने हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा। लेकिन जो आपका टीयर 2 एग्जाम है इसका 85% वेटेज आपकी फाइनल मेरिट में बनेगा, और जो आपका इंटरव्यू है इसका 15% वेटेज आपका फाइनल मेरिट में बनेगा। यानी जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा केवीएस एनवीएस रिक्रूटमेंट का, उसमें 85% वेटेज आपका टीयर 2 एग्जाम के मार्क्स से लिया जाएगा और 15% वेटेज आपका इंटरव्यू के मार्क्स से लिया जाएगा। तो ये जो टीयर 2 एग्जाम है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको सिलेक्शन दिलाने के पर्पज से, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। 85% वेटेज ये कैरी कर रहा है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि हम टीयर 2 एग्जाम में कैसे फोकस कर सकते हैं, और स्पेशली यहाँ पर हम पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड ही बात करेंगे। टीयर 2 में यहाँ पर आपका ये 100 मार्क्स का यहाँ पर सेगमेंट है, जिसका पेपर का ड्यूरेशन है 2.5 आवर्स का, और ये जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक
पेपर रहेगा। यानी अगर आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपने पोस्ट का फॉर्म फिल कर रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बायोलॉजी से रिलेटेड जो आपका सिलेबस दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उससे रिलेटेड यहाँ पर चीजें आएंगी। अब ये जो पेपर रहेगा, इसमें क्या खास बात है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने 60 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ पर केवीएस एनवीएस की तरफ से आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो और उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना हो, या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना हो, या फिर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेगमेंट में, और इसका लेवल भी आपका बहुत टफ रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये जो पैटर्न है, इसमें आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलने हैं, 60 मार्क्स का है, यानी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा, और 1/4 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। यानी कि आप एक इनकरेक्ट रिस्पॉन्स अगर करते हो, एक गलत जवाब लगाते हो, तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेगमेंट में है। इसी के साथ साथ यहाँ पर भी सेम आपका नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि अगर आप किसी भी आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें अगर आप एक से ज्यादा ऑप्शंस को मार्क कर रहे हो किसी एक क्वेश्चन के लिए, तो उस केस में उसको फिर निगेटिव मार्किंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद एक ही करेक्ट ऑप्शन आपको मार्क करना है ऑब्जेक्टिव के केस में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर हम सब्जेक्टिव सेगमेंट की बात करें, तो इसमें आपको 10 क्वेश्चंस रहेंगे सब्जेक्टिव केस में, और ये आपका 40 मार्क्स का है, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपका बायोलॉजी से रिलेटेड जो सिलेबस दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, और आपको उसका कुछ वर्ड्स में आपको उसका आंसर लिखना रहेगा। अब वर्ड लिमिट क्या है, वर्ड लिमिट तो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, बट इस बार ये जो टियर 2 एग्जाम है, इसमें इतनी चीजें हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे आप पीजीटी बायोलॉजी पोस्ट के लिए अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, जो सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस, उसको डाउनलोड करिए केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके बाद उस सिलेबस को अच्छी तरीके से देखना है आपको, और उस सिलेबस में जो मेन इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनको जरूर फोकस करिए। जैसे आपका बायोटेक्नोलॉजी है, या प्लांट फिजियोलॉजी का सेगमेंट है, सेल बायोलॉजी का सेगमेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनको जल्दी फोकस करिए और उनको थोड़ा इन डेप्थ में भी देखिएगा। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एनसीईआरटी पर फोकस करना है। 11th 12th एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छी तरीके से देख लेनी है, क्योंकि हो सकता हो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए, सब्जेक्टिव नेचर में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, या कुछ भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए। तो दोनों चीजों पर आपको बराबर फोकस करना है। सबसे पहला काम करना है सिलेबस डाउनलोड करना है, दूसरा आपको क्या करना है, एनसीईआरटी क्लास 11th 12th एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ लें, तब आप जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको इन डेप्थ पढ़े एमएससी लेवल तक, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप टियर 2 का सिलेबस देख सकते हो पीजीटी बायोलॉजी का, जो कि आपको केवीएस और एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल सिलेबस है, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। अगर आप सिलेबस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देखोगे कि ये जितना भी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है ना, ये सारा 11th और 12th एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो 11th और 12th एनसीईआरटी जब आप देखोगे तो उसमें आपको उसको अच्छी तरीके से रीड करना है, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एक बार यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो द लिविंग वर्ल्ड दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को आप देख सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो सेगमेंट रहता है उसको आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं इसमें कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है किसका नहीं है, तो वो आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा डिटेल में। अगर हम बात करते हैं प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम में आप देख सकते हो यहाँ पर एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये वाले सेगमेंट्स दिए हुए हैं, जिनको आप अच्छी तरीके से देखिएगा, स्टेटमेंट्स अच्छे से देखिएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इनका लाइफ साइकिल है उसको अच्छे तरीके से देखिएगा। हो सकता हो सब्जेक्टिव वाले सेगमेंट के लिए पूछ लिया जाए, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो एनिमल किंगडम वाले सेगमेंट में आप यहाँ पर देख सकते हो फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स और उसके बाद कॉर्डेट्स
और आपके सारे फीचर्स है, तो ये आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो फीचर्स है, फीचर बेस्ड क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल्स थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा कि आपको कौन से फाइलम में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। यहाँ पर आप देख सकते हो रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरोसेंस, इनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स हम पढ़ते हैं उन टर्म्स को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इन्फ्लोरोसेंस की टाइप्स को अच्छे से देखिएगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली में एक ही फैमिली यहाँ पर मेंशन की गई है, सोलोनेसी, तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसमें टिश्यू सिस्टम को अच्छे से देखिएगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल की जब हम बात करते हैं तो आपके कोर्स में यहाँ पर है फ्रॉग, तो फ्रॉग वाले सेगमेंट को अच्छे से देखिएगा जो एनसीईआरटी में चीज़ें दी गई हैं। हालांकि जो मेजर आपका जो डिफरेंस आता है मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग के बीच में, उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस रहता है मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग के बीच में, उसको देखिएगा। इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स यहाँ पर ये सब हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेल वाली जो यूनिट है, यहाँ से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के भी बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो सेगमेंट है ये आपका सब्जेक्टिव के पर्पस से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपको किसी एक सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकता है, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्टिव वाले केस में। और एमसीक्यू के भी काफ़ी चांसेस यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि आपको इस सेगमेंट में किसी भी सेल ऑर्गेनल के फीचर से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बायोमोलिक्यूल्स वाले सेगमेंट की अगर बात करें तो इसमें आपको बायोमोलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देकर नाम आइडेंटिफाई करने को पूछा जा सकता है, कि किसी भी बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको दे दिया या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इंजाइम से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। माइकेलिस मेंटन इक्वेशन की जब हम बात करते हैं, या मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन की जब हम बात करते हैं। सेल साइकिल की जब हम बात करते हैं तो माइटोसिस और मियोसिस अच्छे से देखना है, जिसमें मियोसिस में कौन सी स्टेज में क्या हो रहा है। स्पेशली आपको ध्यान देना है जो प्रोफेज 1 वाला सेगमेंट रहता है मियोसिस 1 का, उसको अच्छे से देखिएगा किस फेज़ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वहाँ से प्रोबेबिलिटी रहती है एमसीक्यू की भी, और आपका सब्जेक्टिव केस में भी हो सकता हो कुछ पूछ लिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेगमेंट आता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से रिलेटेड, जिसमें आप यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से देखिएगा, चाहे वो आपका C3 साइकिल हो, चाहे आपका C4 पाथवे हो, चाहे आपका साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक आपका सब्जेक्टिव केस में भी पूछ सकते हैं डिफरेंस में, और ऑब्जेक्टिव में आपसे स्टेटमेंट बेस्ड या असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर रेस्पिरेशन की बात है। रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन वाला सेगमेंट देखना है। ग्लाइकोलिसिस को बहुत अच्छे से देखिएगा, हो सकता हो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या फिर सब्जेक्टिव आ जाए। इससे एम्फीबॉलिक पाथवे को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आप कंसेप्ट जो है आपका डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगता है पढ़ते वक्त, तो इसको देखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता हो दे दिए जाए। और इसके साथ साथ ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, इनके फंक्शंस को अच्छे से देखिएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता हो आपको देखने को मिले। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो यहाँ वाले सेगमेंट में आप देख सकते हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो सेगमेंट आता है, या फिर आप देख सकते हो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड डिसऑर्डर्स। जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं उनसे रिलेटेड कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से रिलेटेड। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। इसके साथ साथ कार्डियक साइकिल, ईसीजी का डायग्राम जो है, और ये वाले जो आपका सेगमेंट है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्टिव पर्पस से भी और ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको यहाँ से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन या कुछ चीज़ें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में आप यहाँ पर देख सकते हो, ADH के बारे में देख सकते हो, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो फंक्शन है अलग अलग चीज़ों का, जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन का कंसेप्ट है, उसको आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ जो एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर्स हैं हो सकता हो मैच करने के लिए आपको दे दिए जाए सिम्टम्स के साथ, तो उसको आप देख सकते हो।
नेक्स्ट यहाँ पर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का सेगमेंट जो आपका आता है, इसमें आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ जॉइंट से रिलेटेड जो सेगमेंट है। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर जो आपका आता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो आपका कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। इसके साथ साथ न्यूरॉन एंड नर्व्स वाले केस में भी आप यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देख सकते हो। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको ध्यान में रखना है, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव सेगमेंट और सब्जेक्टिव सेगमेंट दोनों में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आपका सेगमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ तक की चीज़ें जो आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन तक की चीज़ें देखी, ये आपको 11th की एनसीईआरटी में यहाँ तक की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद से जो सेगमेंट्स आपके आ रहे हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला सेगमेंट, यहाँ से आपको क्लास 12th एनसीईआरटी देखनी है और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से देखिएगा। ये चीज़ें हैं, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन जैसे है या डबल फर्टिलाइजेशन है, तो उसको थोड़ा सा देखिएगा। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले सेगमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis हो, तो अच्छी तरीके से इसको देखिएगा। इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले सेगमेंट में IVF, जिफ्ट और गिफ्ट का सेगमेंट जो है वो, और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो MCQ भी देखने को मिल सकता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हो सकता हो न्यूमेरिकल या क्रॉस टाइप का कुछ दे दिया जाए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जिसमें आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देखना है, चाहे वो DNA और RNA का स्ट्रक्चर हो या फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन हो, जेनेटिक कोड हो, DNA फिंगरप्रिंटिंग का सेगमेंट हो, और इसके साथ साथ लैक ओपेरॉन को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो एवोल्यूशन में यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। अगर हम बात करें अडाप्टिव रेडिएशन की, या फिर हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की, या फिर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट या हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे जब हम बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज़ की, तो यहाँ पर कॉजल ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, कोई भी डिसीज़ है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन हो सकता है, सिम्टम बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। HIV और एड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपसे सब्जेक्टिव केस में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर बायोटेक की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको पूरा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से देखना है। इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है ये सब्जेक्टिव पर्पस से। और जब हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसमें BT क्रॉप्स का सेगमेंट बहुत से अच्छे से देखिएगा। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं जीन थेरेपी की, तो जीन थेरेपी आपको अच्छी तरीके से देखनी है। ह्यूमन इंसुलिन की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन इंसुलिन देखिएगा कि ह्यूमन इंसुलिन कब बनाया गया, कौन सी कंपनी ने बनाया, वो सब चीज़ें। और जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन की, तो इस सेगमेंट में जो पॉपुलेशन इंटरैक्शन है उनको थोड़ा सा देखिएगा। हो सकता हो आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए और आपको आइडेंटिफाई करना हो टाइप ऑफ इंटरैक्शन, तो उसको देखना है। इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी ये ज़रूर मालूम होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको ध्यान में रखना है जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हॉटस्पॉट्स हैं उनके नाम, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, रेड डेटा बुक से रिलेटेड जो करंट कंसेप्ट्स हैं वो आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए इस केस में। और इसके साथ साथ आपका बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ओवरऑल आप देख सकते हो कि ये पूरा जो सिलेबस है आपका टियर 2 PGT बायोलॉजी का, ये 11th एंड 12th NCERT पर बेस्ड है और इसमें इतने सारा सेगमेंट है। तो आपको क्या करना है, इसमें भी मेन चीज़ें जो मेन सेगमेंट्स हैं उनको पहले फोकस करिए, जिसमें से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर हम बात करें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की, या बायोमोलिक्यूल्स की, या फोटोसिंथेसिस की, रेस्पिरेशन की, और जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेगमेंट ये पूरा रहता है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आगे वाले सेगमेंट में, तो यहाँ पर बायोटेक का सेगमेंट, तो कुछ जो सेगमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले टारगेट करिए और उसको ये भी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ NCERT सफिशिएंट नहीं रहेगी, आपको थोड़ा सा इन डेप्थ जाना पड़ेगा इन सारे टॉपिक्स के लिए, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा भी देती हूँ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि जो मेरे टाइम पर जो रिक्रूटमेंट था 2023 में
वहां पर किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे मैं आपको वो भी दिखा दूंगी, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पैटर्न है। आपको जस्ट देखना रहेगा कि आपको उस तरीके से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये लास्ट ईयर का पेपर है जो मैंने अटेम्प्ट किया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन का टाइप है, आप देखिए ज़रा ध्यान से देखिए कि जैसे जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड अमॉन्ग द एम्फीबियंस। आपको कुछ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको उसमें से फिर करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो अगर आपने एम्फीबियंस के बारे में ठीक तरीके से नहीं पढ़ रखा होगा तो आप इसको नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर ये जो पेपर था इसमें आप देख सकते हो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, आप ये देख सकते हो। फिर इसके बाद अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ पर आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है। तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन के टाइप देखने से भी आइडिया लग जाएगा कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो लास्ट टर्न का ये लास्ट वैकेंसी का पेपर था जिसमें आप देख सकते हो एम्फीबिया से रिलेटेड अगेन एक क्वेश्चन था। ये देखिए एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि एग्जाम्पल भी अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं तो मैच द फॉलोइंग टाइप भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा और इन डेप्थ देखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम यहाँ पर नहीं चलेगा, आपको चीज़ों को थोड़ा इन डेप्थ जाकर देखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर आंसर कर पाओगे। आप ये देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मेंडल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पता होंगी तभी आप सही स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर पाओगे, इसलिए चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आपको किस लेवल तक तैयारी करनी है और किस तरीके से तैयारी करनी है। ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। कोई भी बुक आप ले सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए होंगे उसको आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करोगे। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। और सब्जेक्टिव सेगमेंट के लिए आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करिए। आपका आंसर पहली बात तो पॉइंट्स में होना चाहिए, उसमें उस आंसर में मेन कीवर्ड्स हाईलाइटेड होने चाहिए, और अगर वर्ड लिमिट अगर देते हैं तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उसके साथ साथ डायग्राम अगर आप वहां पर मेंशन कर देते हो डायग्राम, तो वो बहुत ज्यादा सही रहेगा। आपके आंसर्स के साथ अगर आप डायग्राम इंक्लूड करते हो तो वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव रहता है। आपका आंसर बस विजिबल होना चाहिए कि आपने मेन की पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, आपके आंसर्स में डायग्राम बना हुआ है, वो वहां पर सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। तो ये आपका टीयर 2 एग्जाम का पूरा रहेगा सेगमेंट। तो इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है। टीयर 2 से यहाँ पर 3 टाइम्स कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से जिसका वेटेज जिसमें से सिर्फ 15% वेटेज लेके आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो ये ओवरऑल मैंने समराइज्ड व्यू में आपको सारी चीजें बता दी हैं, और आपको कहाँ कहाँ पर फोकस करना है ये भी बता दिया है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि आपको क्या क्या चीजें देखनी है, कैसे कैसे देखनी है। पेपर भी आपने यहाँ पर देखा कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चंस आए हुए थे, और सिलेबस भी आपने यहाँ पर देखा कि जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सी की यूनिट्स हैं, आपको कहाँ कहाँ पर फोकस करना है। आई होप आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा हो। थैंक यू सो मच।